सीड डॉर्मेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारी एग्रीकल्चर की स्ट्रीम्स में कॉमन टॉपिक है। ये सीड टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी यूज़ होता है, ये एग्रोनॉमी का भी टॉपिक है। तो बहुत सारी स्ट्रीम को कवर करता है, एक कॉमन टॉपिक है बहुत सारी स्ट्रीम्स का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत सारे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सीड डॉर्मेंसी होता क्या है। कोई भी प्लांट हो या उसका कोई पार्ट, मान लो वो पार्ट क्या है, सीड है। हम लोग सीड डॉर्मेंसी पढ़ रहे हैं तो सीड की बात कर लेते हैं। तो कोई भी सीड हो, किसी भी क्रॉप का हो, उस सीड के अंदर एक रेस्टिंग फेज आता है। रेस्टिंग फेज मतलब एक निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस सीड के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती। वो सीड इनएक्टिव स्टेज में रहता है, आराम की अवस्था में रहता है। उसी इनएक्टिव स्टेज को, उसी रेस्टिंग फेज को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर सीड डॉर्मेंसी को डिफाइन करें तो सिर्फ दो शब्दों में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। सीड डॉर्मेंसी क्या है? ये एक रेस्टिंग स्टेज है। अब वो रेस्टिंग स्टेज, वो रेस्टिंग फेज कितनी भी समय की हो सकती है। हो सकता है 10 दिन की हो, 20 दिन की हो, 1 साल की हो, 2 साल की हो, कितनी भी टाइम पीरियड की हो सकती है, लेकिन होती ज़रूर है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सीड डॉर्मेंसी क्यों है भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई, इसको आराम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ये रेस्टिंग फेज में रहता है। एक अच्छा सा बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एक क्रॉप ले लो, चलो गेहूं को ले लेते हैं, वीट। वीट की हम सोइंग कब करते हैं? नवंबर दिसंबर में। ठीक है भाई, नवंबर दिसंबर में हमने क्या कर दिया, वीट की सोइंग कर दी। ठीक है, हार्वेस्टिंग कब करेंगे इसकी? मार्च या फिर अप्रैल में इसकी हम कर देंगे क्या, हार्वेस्टिंग। ठीक है भाई, क्या फिर से मई और जून में हम वीट की सोइंग कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम जैसे ही अप्रैल में हार्वेस्टिंग किया और ये जो सीड हमको मिला है, इसी सीड को हम फिर से मई जून में तुरंत हार्वेस्टिंग करते ही तुरंत इसको क्या फिर से इसकी सोइंग कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? कर भी दोगे, मान लो तुम उस सीड के लिए, क्योंकि गेहूं को ठंडा मौसम चाहिए, एक रबी क्रॉप है, मान लो आर्टिफिशियल कंडीशन में तुमने वो फेवरेबल एनवायरनमेंट इस गेहूं को दे भी दिया, क्या फिर भी वो सीड जर्मिनेट होगा? क्या उसकी बुवाई पॉसिबल है? बुवाई तो कर दोगे, क्या वो जर्मिनेट होगा? नहीं होगा, वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब इस मैच्योरिटी के बाद, ये जो वीट का सीड है वो डॉर्मेंसी में जा चुका है। ये डॉर्मेंसी स्टेज में जा चुका है, एक निश्चित समय के लिए वो डॉर्मेंसी स्टेज में चला गया है। अब वो जर्मिनेट नहीं होगा, एक निश्चित अवधि के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही वो जर्मिनेट होगा। यानी कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कब तक? अगले नवंबर और दिसंबर तक। तो इस दौरान, इस मार्च से लेकर इस नवंबर दिसंबर तक, इस मार्च अप्रैल से लेकर जब वो मैच्योर हुआ, और इस नवंबर दिसंबर में जब उसे हम फिर से सोइंग करेंगे, उसकी फिर से बुवाई करेंगे, इसी ड्यूरेशन को, इसी समय अवधि को ही हम क्या कहते हैं? सीड डॉर्मेंसी। यही है उसका रेस्टिंग फेज, और ये ज़रूरी भी है। ऐसा क्यों होता है? ये एक तरह का इवोल्यूशनरी एडप्टेशन है। नेचर ने ही उसके अंदर, इस वीट के अंदर या कोई भी क्रॉप हो, इस सीड के अंदर ये गुण दिया है, ये प्रोसेस दी है। देखो, एक आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर में अगर सरवाइव करना है तो नेचर को फॉलो करना पड़ेगा, जंगल में रहना है तो जंगल के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। हम लोग कुदरत के साथ नहीं लड़ सकते, नेचर के साथ नहीं लड़ सकते। जैसा नेचर चाहता है, जैसा कुदरत चाहती है, वैसे ही हमें चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सीड डॉर्मेंसी है ना, ये भी एक सर्वाइवल का मेथड है। कई मामलों में तो सीड डॉर्मेंसी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, कई मामलों में हमारे लिए हार्मफुल भी है। मान लो कि अगर सीड डॉर्मेंसी नहीं होती तो क्या होता? ये सीड डॉर्मेंसी अगर नहीं होती तो ये अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक के बीच में
इस सीड के अंदर एक्टिविटी चलती रहती, इसके अंदर ग्रोथ होती रहती, और नवंबर दिसंबर तक आते आते ये सीड खराब हो जाता। इसलिए रेस्टिंग फेज में आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सीड हो, भले ही कितने भी समय के लिए हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल, कई सीड तो ऐसे होते हैं जो सालों साल तक रेस्टिंग फेज में डोरमेंसी में रहते हैं। तो इसके बेनिफिशियल, ये अपने बेनिफिट भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैसा है, अभी डोरमेंट में है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मार्च अप्रैल में हमने हार्वेस्टिंग कर ली तो सीड अपने आप ही, जैसे ही वो मैच्योर हुआ, अपने आप सीड डोरमेंसी में चला गया। अब जब हम नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग करेंगे तो अपने आप वो क्या होगा, वापस से एक्टिव हो जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लो नवंबर दिसंबर में वो नहीं जगा, तो नहीं एक्टिव हुआ, तो फिर हमें उसे ज़बरदस्ती एक्टिव कराना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आई आपको सीड डोरमेंसी क्या होता है। सिंपल सी भाषा में, जो रेस्टिंग फेज होती है किसी भी सीड की, जिस दौरान उसके अंदर कोई भी एक्टिव ग्रोथ नहीं होती है, उसी को कहते हैं सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है एंडोजीनस और एक होती है एक्सोजीनस। या पहले बाहर का पढ़ेंगे फिर अंदर का पढ़ेंगे। एक होती है एंडोजीनस, एक होती है एक्सोजीनस, ठीक है, और एक होती है एंडोजीनस। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्सोजीनस मतलब वे फैक्टर जो डोरमेंसी के कारक, जो डोरमेंसी के कारण की, जो डोरमेंसी की वजह बनेंगे, वे कारक वे कहाँ प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड दी एम्ब्रियो। यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर होंगे, जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है सीड डोरमेंसी के लिए, वे फैक्टर प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियो के बाहर। एंडोजीनस में क्या होगा, ये फैक्टर प्रेजेंट होंगे इनसाइड दी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, अब ये जो एक्सोजीनस है, ये फिर से 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहली है फिजिकल, पहली कौन सी है? फिजिकल डोरमेंसी। ये जो फिजिकल डोरमेंसी है ना, ये होती है इम्परमिएबल सीड कोट की वजह से। इम्परमिएबल सीड कोट। देखो भाई, एक सीड, जब आप एक सीड के स्ट्रक्चर को देखोगे, जैसे कि मान लो ये मैंने एक सीड बनाया, इस सीड के अंदर होता है क्या, एम्ब्रियो, ठीक है, और ये है इसका सीड कोट, उस एम्ब्रियो को कवर करने के लिए। और इसके अंदर एंडोस्पर्म भी होता है जो सीड को, सॉरी, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट देता है। कुछ के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। एंडोस्पर्म की बात नहीं करना, हमें बात करनी है एम्ब्रियो और सीड कोट की। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा, फिजिकल डोरमेंसी में इम्परमिएबल सीड कोट होता है। अब इम्परमिएबल पानी के लिए भी हो सकता है, इम्परमिएबल गैस के लिए भी हो सकता है। दोनों कंडीशन अगर होती हैं, चाहे वो पानी के लिए परमिएबल हो तो भी डोरमेंसी आएगी, अगर वो गैस के लिए भी इम्परमिएबल है तो भी डोरमेंसी आएगी। मान लो इस सीड के अंदर वाटर की एंट्री नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? सीड के अंदर अगर वाटर नहीं जाएगा तो ये जो एम्ब्रियो है, इसको एक मॉइस्चर चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी सीड विदाउट मॉइस्चर, बिना मॉइस्चर के, बिना पानी के जर्मिनेट नहीं हो सकता। सबसे पहले हमेशा उसके अंदर जो प्रोसेस होती है सीड जर्मिनेशन की, वो पहली प्रोसेस होती है इम्बाइबेशन। सबसे पहले वो मॉइस्चर को सोखता है, उसके बाद वो पानी उस सीड कोट के अंदर से उस सीड के अंदर जाता है, उसी के बाद वो एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है और वो जर्मिनेट होकर इस सीड कोट को तोड़कर बाहर निकलता है। तो जब वाटर अंदर ही नहीं जा पाएगा, जब ये सीड कोट वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो उसकी वजह से ये एम्ब्रियो कभी जर्मिनेट हो ही नहीं पाएगा। इसी को कहते हैं फिजिकल डोरमेंसी। क्या कहते हैं इसको? फिजिकल डोरमेंसी। तो ये वाटर इम्परमिएबल वाला जो चक्कर है, ये अपन को मिलेगा लेग्यूमिनेसी और मालवेसी फैमिली में। ये ज़्यादातर मिलेगा हमको लेग्यूमिनेसी और मालवेसी फैमिली में।
ठीक है। गैसेस के लिए भी होता है, अगर मान लो गैसेस में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के लिए ये इम्परमिएबल हो तो भी इस एम्ब्रियो की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, इस एम्ब्रियो के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तो गैसेस के लिए जब इम्परमिएबल है तो उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर ग्रेमिनी, कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर, ग्रेमिनी फैमिली। ठीक है भाई। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर अपना ग्रेमिनी के अलावा कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी फैमिली के अंदर भी इस गैसेस की वजह से फिजिकल डोरमेंसी होती है। ठीक है भाई। और देखो दूसरा आ जाओ, दूसरा है यहाँ पर मैकेनिकल डोरमेंसी। ये हम किसके टाइप पढ़ रहे हैं अभी, एक्सोजीनस के। मैकेनिकल डोरमेंसी, मैकेनिकल डोरमेंसी होती है हार्ड सीड कोट की वजह से। सीड कोट कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, परमिएबल है। अभी वाली कंडीशन नहीं है, अब कंडीशन है हार्ड सीड कोट। मान लो ये सीड कोट परमिएबल है, वाटर भी इसके अंदर जा सकता है, गैस भी इसके अंदर जा सकती है, लेकिन ये सीड कोट कैसा है, हार्ड है, बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा लेकिन ये इस सीड कोट को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें से रेडिकल और प्लम्यूल एम्ब्रियो में से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सीड कोट बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इस कारण से भी डोरमेंसी आ जाएगी, ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और ऐसी डोरमेंसी, जब सीड कोट हार्ड होने की वजह से जो डोरमेंसी होती है उसे कहते हैं मैकेनिकल डोरमेंसी। ठीक है भाई। और देखो एक होती है केमिकल डोरमेंसी। सीधी सी बात है, केमिकल डोरमेंसी, केमिकल की वजह से बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर काम करते हैं। ग्रोथ फैक्टर में कौन से, आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स यहाँ पर आपके काम करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद कर लो, जैसे कि जिन पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका आता है फेरुलिक एसिड पर। फेरुलिक एसिड ये एक केमिकल है जो पाया जाता है टोमेटो के अंदर, जिसकी वजह से टोमेटो के अंदर डोरमेंसी होती है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है फेरुलिक एसिड के ऊपर। ठीक है भाई। और बस इसमें ये अगर फिर तो अपन उसमें बात करेंगे हार्मोन्स के अंदर, वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो ये 3 टाइप के हमने पढ़ लिए, क्या, एक्सोजीनस डोरमेंसी। अब आ जाओ एंडोजीनस डोरमेंसी। ये एंडोजीनस डोरमेंसी भी 2 टाइप की होती है, कई जगह 3 टाइप की भी मिल जाएगी। 2 टाइप की कौन कौन सी, पहली होती है फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, ठीक है। पहली कौन सी हो गई आपकी, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल से आप समझ रहे हो ना, जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, जैसे कि रेस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ऑस्मोसिस हो गया, पीएच चेंजेस हो गए, इन सब चीज़ों की वजह से, यानी कि फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी जो है वो पीएच की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, आपके हार्मोन्स की वजह से, कोई केमिकल चेंजेस की वजह से, केमिकल चेंजेस वाले नहीं, हार्मोनल चेंजेस जो होंगे उनकी वजह से जो डोरमेंसी होगी उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। जैसे कि एब्सिक एसिड प्रेजेंट होता है, ABA। ये एब्सिक एसिड आपका पाया जाता है चाहे लाइक अपना RHS हाइपोजिया के अंदर, आपका गॉसिपियम हिरसुटम के अंदर, लिख लो इसको भी, RHS हाइपोजिया। ठीक है। इसके अलावा आपका कॉटन, गॉसिपियम हिरसुटम, कॉटन लिख लो सीधे, चलो। इसके अलावा आपका प्रूनस को अपन कहते हैं पीच, ये लिख लो, बॉटनिकल नेम लिखनी जरूरत नहीं, सिंपल लिख लो। RHS हाइपोजिया हो गया, कॉटन हो गया, पीच, इनके अंदर पाया जाता है एब्सिक एसिड जो डोरमेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हार्मोन्स की वजह से डोरमेंसी होती है तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। ठीक है। दूसरा देखो मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी, और ये मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी, ये देखो बात किसकी हो रही है, एंडोजीनस। ये जो दोनों चेंजेस है ना वो एम्ब्रियो के अंदर है, मतलब जो भी चेंजेस बदलाव होंगे वो एम्ब्रियो में होंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब किसकी मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियो की मॉर्फोलॉजी। और यहाँ पर बेसिकली होता है इमैच्योर एम्ब्रियो। कई बार क्या होता है, सीड प्लांट जो है वो ऐसे सीड भी बना देता है जिसके अंदर अभी एम्ब्रियो पूरी तरह से डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ, अभी भी अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में है, इमैच्योर कंडीशन में है, तो ऐसा सीड भी जर्मिनेट नहीं कर पाता। उसे भी हम कहते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल
डोरमेंसी, और वो आती है अपनी एंडोजीनस डोरमेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमने 2 मेन टाइप पढ़ ली। इसके अलावा 3 तरह की और होती है। वो 3 तरह की कौन कौन सी होती है? एक होती है इन्नेट डोरमेंसी, ये अलग ही क्राइटेरिया, चलो इसको मिटा देते हैं। देखो, अब 3 टाइप की डोरमेंसी और होती है। एक होती है इन्नेट डोरमेंसी। कौन सी? इन्नेट, नाम से समझ में आ रहा होगा। इसको हम प्राइमरी डोरमेंसी भी कह सकते हैं। प्राइमरी डोरमेंसी, इन्नेट का मतलब हो गया जन्मजात, जो जन्म से ही सीड के अंदर हो। तो भाई जन्म से ही सीड के अंदर कोई डोरमेंसी है, मतलब कि उस सीड को पूरी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको अच्छा पानी मिल रहा है, प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन है, प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर उसके लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, सब चीज़ है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी है, उसके बाद भी वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। मतलब उस सीड के अंदर ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा। तो सीड के अंदर ऐसा क्या हो सकता है? सीड के अंदर हो सकता है उसके जीन, मतलब कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। भाई उसके जीन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अंदर क्या हो सकता है सीड के? या तो उसके जीन में बदलाव होगा, या फिर हो सकता है उसके अंदर कोई केमिकल प्रेजेंट हो, जन्मजात कोई केमिकल प्रेजेंट हो जिसकी वजह से वो डोरमेंसी में है, वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम क्या? इन्नेट डोरमेंसी। ठीक है भाई। एक होता है एनफोर्स्ड डोरमेंसी। एनफोर्स को पढ़ने से पहले तीसरा ये पढ़ लो। तीसरा है आपका इंड्यूस्ड डोरमेंसी। देखो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इंड्यूस्ड मतलब हमने खुद से कराई हो। देखो इंड्यूस्ड डोरमेंसी का मतलब क्या है? अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, मतलब कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि मान लो टेम्परेचर अच्छा ना हो, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, ठीक है, मान लो वहाँ पर ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम हो, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो, मान लो वहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल ना हो, ठीक है, इन कारणों से अगर वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है और उसके अंदर जो डोरमेंसी है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी। अब देखो कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना तो इन्नेट डोरमेंसी है और ना ही इंड्यूस्ड डोरमेंसी है, मतलब उस सीड को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन है, प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी है और प्रॉपर मॉइस्चर है, और ना ही उसके अंदर कोई जेनेटिक लोचा है और ना ही उसके अंदर कोई केमिकल है, फिर भी वो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा। मतलब हम लोगों ने ही कोई गलती की होगी, हमारी गलती की वजह से वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। क्या गलती हो सकती है भाई हमसे? हो सकता है कि हमने वहाँ पर डीप सोइंग कर दी हो, सीड को इतनी ज़्यादा गहराई में बो दिया हो कि वो सीड फिर बाहर निकल के ही नहीं आ पाया। हमने अपनी गलती की वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डीप सोइंग कर दी, डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड, सीड को बहुत ज़्यादा गहराई में बो दिया, सब कुछ सही था, उस सीड के अंदर ना ही कोई जेनेटिक फैक्टर की वजह से कोई डोरमेंसी थी, ना ही केमिकल की वजह से थी, ना ही उसके लिए कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जिम्मेदार था तो वो इंसान जिसने उस सीड को ज़्यादा गहराई में बो दिया, जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाया। ऐसी डोरमेंसी को कहते हैं एनफोर्स डोरमेंसी। ठीक है भाई, ये 3 तरह की डोरमेंसी और हो गई। अब क्वेश्चन आते हैं कि इस डोरमेंसी को तोड़ा कैसे जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि डोरमेंसी अपने आप ही टूट जाती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी डोरमेंसी अपने आप हट जाती है और वो सीड ग्रो कर जाता है। कई बार सीड ग्रो नहीं करता, वो सीड अपनी रेस्टिंग फेज में रहता है, हमें ज़बरदस्ती उसको उठाना पड़ता है कि भाई जग जा, तेरे सोइंग का टाइम आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस डोरमेंसी को कैसे तोड़ेंगे? तो वो मेथड हमको पढ़ने हैं, मेथड टू रिमूव डोरमेंसी। देखो भाई 2 ही मेथड है सबसे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला मेथड स्कैरिफिकेशन, बड़ा कन्फ्यूज़न है ये, एक होता है स्कैरिफिकेशन और इसका दूसरा मेथड स्ट्रेटिफिकेशन। दोनों शब्द एक जैसे हैं, सुनने में प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा ही होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। समझना, एक है आपका क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है
ये क्यों होता है, इससे हम किस तरह की डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली किया जाता है टू ब्रेक दी हार्ड सीड कोट। जिन सीड के अंदर सीड कोट हार्ड होता है, ठीक है, ज़्यादा मजबूत सीड कोट होता है, तो उस सीड कोट को तोड़ा जाता है इस स्कैरिफिकेशन की प्रोसेस से। तोड़ने का मतलब उसको हम वीक, कमज़ोर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको कमज़ोर करना है या उस सीड कोट को ओपन करना है। तो स्कैरिफिकेशन कैसे करोगे, इस सीड कोट को कैसे तोड़ोगे, सब तरीके अपना लो भाई, साम दाम दंड भेद जो भी तरीके होते हैं। यहाँ पर हम मैकेनिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या है, सीड को रब कर दो किसी रफ सरफेस पर तो सीड कोट घिस जाएगा, वहाँ से एम्ब्रियो फिर बाहर निकल सकता है। इसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम थर्मल ट्रीटमेंट भी करते हैं। जो भी तरीके हैं सब अब तरीके अपना लो किसमें, स्कैरिफिकेशन में। जैसे कि मैकेनिकल मेथड में मैंने आपको बताया रबिंग मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल में हम यहाँ पर एसिड का यूज़ कर सकते हैं, और ये तो मोस्ट कॉमन है, एसिड का आप लोगों को पता होगा। कॉटन के अंदर यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने शायद आपको पता हो जिसने कॉटन पढ़ा हो। कॉटन की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया जाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया जाता है कॉटन में, उसकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए। यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 और कॉटन जो है उसका रेशो लिया जाता है 10:1 के हिसाब से, ठीक है, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है कई बार। और देखो एसिड हो गया, इसके अलावा हार्मोन का यूज़ कर सकते हो। कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं डोरमेंसी के लिए, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड वो हार्मोन है जो डोरमेंसी को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन है जो डोरमेंसी को तोड़ता है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड। इसके अलावा साइटोकाइनिन भी डोरमेंसी को तोड़ सकता है, ठीक है भाई। और देखो अदर में भी है, जैसे कि इसमें अपन थायोयूरिया का यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। थायोयूरिया कितना 1% लेना है। और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें क्या होता है भाई पोटेशियम नाइट्रेट में और थायोयूरिया में, इसका यूज़ किस में किया जाता है, इसी पर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, पोटैटो डोरमेंसी को तोड़ने में। ये याद रखना, पोटैटो डोरमेंसी में इस जिब्रेलिक एसिड का भी यूज़ होता है, GA का भी यूज़ होता है। थायोयूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट तीनों का यूज़ होता है पोटैटो की डोरमेंसी को तोड़ने में, ठीक है। तो ये तो बात की हमने स्कैरिफिकेशन की। अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और छोटा सा ही है, वो है स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन में हम टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, और बेसिकली हम यहाँ पर कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन का यूज़ करते हैं, मतलब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है, जिसको हम प्री चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम प्री चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन एक तरीका है, इसमें बेसिकली आपका जो प्री चिलिंग, जो लो टेम्परेचर होता है ना, वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रखा जाता है, ठीक है भाई। और ये अपन बेसिकली यूज़ करते हैं, मस्टर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो, लिख ही लो, हालांकि एग्जाम्पल पे तो नहीं आता है। स्ट्रेटिफिकेशन पे यही पूछते हैं कि जो प्री चिलिंग ट्रीटमेंट होता है डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन में। यहाँ एग्जाम्पल लिख लो, एक है मस्टर्ड और दूसरा है चेरी, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट हो गया अपना डोरमेंसी, कि डोरमेंसी क्या होता है, कितने टाइप की होती है और डोरमेंसी को कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है भाई।